अच्छा, एपिस मेलेफिका की बात हो रही थी। हाँ, हम शुरू की थी। ये शहद से दवा बनती है। शहद की मक्खी के अंदर 3 शिफा के मादे खुदा ताला ने रखे हैं, और एक जो शिफा का मादा है उसका ताल्लुक दरअसल शहद की शिफा से है। वो कल उसने जिक्र किया था ना, प्रोपोलिस। प्रोपोलिस एक ऐसी दवा है जो होम्योपैथी में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन एंटीबायोटिक्स में भी शुमार नहीं हो सकती, क्योंकि इसका कोई इस किस्म का मादा नहीं इसमें पाया जाता जो एंटीबायोटिक मिजाज रखता हो और जिगर वगैरह को ख़राब करे। ये असल में इस तरह दरियाफ्त हुआ प्रोपोलिस कि फ्रांस में एक तहकीक हो रही थी कि इंसेक्ट्स जो मुख्तलिफ हैं उनके साथ किस किस्म के बैक्टीरिया चिमटे होते हैं, और हर इंसेक्ट के ऊपर तहकीक हुई। हर पे तो नहीं हो सकती थी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में इंसेक्ट्स पे तहकीक हुई कि उनके पाँव या जिस्म के साथ, जैसा मक्खी के साथ बस जरासीम होते हैं, अमूमी आम जरासीम है या हर इंसेक्ट की कोई खसूसियत भी है, किसी को कोई जरसूमा लगा होगा, किसी और को कोई और लगा होगा। इस मौजून पर तहकीक थी। तो जब शहद की मक्खी की बारी आई तो हैरान रह गए कि उसमें कोई जरासीम नहीं थी किसी किस्म के, कुल्लियतन शफाफ, साफ, पाक सुथरी। तो इस पर फिर यही मौजू बन गया तहकीक का एक साइंटिस्ट का। उन्होंने जब तहकीक की तो एक और बात ये पता चली कि शहद के छत्ते के इर्द गिर्द शहद की मक्खी कोई चीज़ लगाती है, और हर दफ़ा जब छत्ते से बाहर निकलती है या अंदर दाखिल होती है तो उस पर पाँव रख कर टिका कर फिर उड़ती है। ये मुझे नहीं इल्म के जो हमला के वक्त जो जाते हैं इनके हमलावर, वो भी इस तरह करते हैं कि नहीं, मगर आम जो शहद बनाने वाली हैं उनकी बात हो रही है। हमलावर मक्खियाँ और चीज़ें हैं, लेकिन शहद बनाने वाली मक्खी लाजिमन अपनी दहलीज पर कदम रख कर फिर उड़ती है, या वापसी पर दहलीज में कदम रख कर फिर अंदर आती है। तो दहलीज पे जो दवाई लगी होती है उस पर जो तहकीक हुई तो ये मालूम हुआ कि बाज़ दरख्तों के अंदर से एक किस्म का मादा निकलता है जिसे प्रोपोलिस कहा जाता है। ये वही चीज़ है, और उसमें हैरत अंगेज़ तौर पर जरासीम कुश असरात पाए जाते हैं, और शहद की मक्खी उसी को इस्तेमाल करती है अपने आप को पाक साफ रखने के लिए। अब यह भी हैरत अंगेज़ है कि कोई एवोल्यूशन का फ़लसफ़ा इसका हल पेश नहीं कर सकता कि किस एवोल्यूशनरी प्रोसेस से शहद की मक्खी ने ये शिफा का मादा मालूम किया और फिर ये आदत बनाई और उसके सेलों में दाखिल हो गई बात। सिवाय इसके कि कुरान करीम में जिस तरह फरमाया कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि तुमने शिफा वाली चीज़ पैदा करनी है, तो उस हुक्म के तमाम लवाजमात भी खुद अता किए हैं। बहुत ज़बरदस्त तहकीक है, और अहमदियों को दहरियों से गुफ्तगू में ये बहुत काम आ सकती है चीज़, क्योंकि इसकी कोई जस्टिफिकेशन किसी और साइंसी नज़रिए से नहीं मिल सकती। सिर्फ एक ही मक्खी है दुनिया में जो ये काम करती है, और इसी तरह की एक मक्खी जो आम मक्खी है वो बीमारियों का ज़रिया है, और उसके लिए वही का इस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। तो मुराद ये है कि वही में ही शिफा है असल में, या शिफा वही के बग़ैर मुमकिन नहीं। रूहानी शिफा हो तब वही की ज़रूरत है, जिस्मानी शिफा हो तब वही की ज़रूरत है, और अगर ना हो तो फिर वो गन पे मुंह मारती है, बिल्कुल अपोजिट मिजाज बन जाता है। तो स्पिरिचुअल लोगों और मटेरियलिस्टिक लोगों के दरमियान जो नुमायाँ तजाद है और मशरिक़ और मगरिब का बोध है, ये इन दो मक्खियों से ज़ाहिर होता है। बहरहाल प्रोपोलिस दरख्तों में से कोई निकलने वाला मादा है जिसमें ये शिफा का मादा पाया जाता है। वो ये लेती है अपने, हर छत्ता जब बनाती है उसके इर्द गिर्द लेप करती है उसका, और उस पर कदम रख कर अंदर जाती है, बाहर निकलते वक्त कदम रखती है। तो इसलिए इसके पैदा करदा मादे में अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजती इंतज़ामात पहले से किए गए हैं।
दूसरी बात यह है कि शहद में रस जो चूसती है सिर्फ वो रस नहीं है, बल्कि इसके लुआब का एक हिस्सा है जो उसमें शामिल होता है, और उसमें कोई ऐसी ख़ास बात है जो आम रस में शफा का मादा बढ़ा देती है या उसकी प्रिजर्वेशन में काम आती है। वो चीज़ मालूम नहीं 100% क्या है, क्योंकि बहुत ही लतीफ़ मादे हैं उनके अंदर, उन चीज़ों में। होता यह है कि हर जो ये कचरा चूसती है उसको ज़ुबान पर लेकर बार बार ज़ुबान बाहर निकालती है, और लुआब के साथ तो रस मिलकर जब वो सूखता है तो एक कतरे का जो ज़र्रा बाकी बच जाता है वो शहद के लिए इस्तेमाल करती है। तो आप एक चमचा जो शहद का बड़ी बेतकल्फ़ी से इस्तेमाल कर जाते हैं, उस चमचे में हज़ार मक्खियों ने पता नहीं कितनी दफ़ा ज़ुबानें बाहर निकाली होंगी, और सारा दिन ये मेहनत करती है, बार बार फेर लगाती है शहद की, फिर वापस आकर इस तरह आखिरी सूरत में जब वो बन जाता है मादा मवाद, फिर उसको वो शहद बनता है। हाँ, मैं बताने लगा आपको। प्रोपोलिस के मुतालिक हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस सैयदुल्लाह बिन नसीर अज़ीज़ से रहमहुल्लाह ताला से मुझे पहली दफ़ा इल्म हुआ था। आपको शहद पे तहकीक का बड़ा शौक़ था। आप जब डेनमार्क गए तो वहाँ एक दोस्त थे जिनको प्रोपोलिस का जुनून था। उन्होंने बहुत बड़ा एक फार्म बनाया था, वहाँ से वो प्रोपोलिस इकट्ठे करते थे, और उन्होंने प्रोपोलिस से निज़ाम शफा पर एक मज़मून भी तैयार किया, और उसकी बाकायदा कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। दुनिया से मुख्तलिफ लोगों से लोग उसमें शामिल होते थे। वो रबा भी तशरीफ़ लाए थे, और उनकी दावत हमारे यहाँ हुई थी, क्योंकि पता नहीं कि शायद मुझे समझाने के लिए खलीफुल मसीह सालिस ने सिर्फ एक दफ़ा ज़िंदगी में क्या कि मुझे कहा कि तुम्हारे घर दावत करनी है, वो इन्हीं की दावत थी। और ये और इनके एक दोस्त और हम 3 थे, बस 4, उनके साथ एक दोस्त थे, और खलीफुल मसीह सालिस में उस पर जो बातें हुई हैं खाने की मेज़ पर, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्या चीज़ है। उसने बहुत से कैप्सूल भी इसके बनाए हुए थे, और भी कई ज़राए से इसको इस्तेमाल करने के लिए कई उसने नुस्खे बनाए हुए थे, मुख्तलिफ ज़राए और मुख्तलिफ नुस्खे। उनमें से एक चीज़ का तो मैंने तजुर्बा ख़ुद किया। आम नज़ला ज़ुकाम में, और जिस तरह उन्होंने कहा ना है फीवर में, ये अच्छी मुफीद है, लेकिन जो गैर मामूली तजुर्बा वो ये था कि एक मेरा मरीज़ आया करता था होम्योपैथिक दवा लेने के लिए, जिसका नाक गल गया था यहाँ से, और उसका तमाम जगह से इलाज हो चुका था, तिब्बी और एलोपैथिक, लेकिन वो बहुत ही खौफनाक चीज़ थी। वो नाक गला हुआ बहुत ही बेहुदा लगता है, नाक की चोटी, और ऊपर से गुलाबी सा कच्चा रंग, और फिर अंदर तक गलता जा रहा था। तो मुझे उन दिनों में यही वाक़या हुआ था, मुझे प्रोपोलिस का पता चला, तो मैंने प्रोपोलिस की उसको शुरू करवाई, एक कैप्सूल 2-3 दफ़ा दिन में, और हफ्ता या 10 दिन लगे होंगे, उसका नाक बिल्कुल साफ़ हो गया, कोई निशान बाकी नहीं रहा। तो शहद में भी जो मादा पाया जाता है उसका प्रोपोलिस से भी शायद कुछ ताल्लुक़ हो, क्योंकि जब वो इकट्ठा करती है, चूसती है, तो कुछ ना कुछ मुमकिन है इसमें भी मिलता हो, शहद में भी। मगर ये तो मैंने देखा है ना कि ज़ख़म लगाने से नहीं, सिर्फ खाने से बिल्कुल साफ़ हो गया था। और भी कई मरीज़ों में जहाँ गहरे क्रॉनिक ज़ख़म हों, प्रोपोलिस का इस्तेमाल मैंने करके देखा है, मुफीद है। नज़ला ज़ुकाम वगैरह में या हे फीवर में, जिस तरह अब्दुल रशीद ने बताया है, ये गर्मी जिस्म में पैदा करता है, और खाने से सारा जिस्म में लगता है कि सेंक पैदा हो गया है, और मालूम होता है जिसकी हरारत गरीज़ी में कोई ख़राबी हो और उसकी वजह से नज़लें हों,
उसमें ये मुफीद होगा। लेकिन नज़ले में हर किस्म एक ही किस्म की चीज़ नहीं है। नज़ले के जरासीम या वायरसेस तो मुख्तलिफ होते ही हैं, मिजाज भी मुख्तलिफ हैं। अगर एक मरीज़ गर्म रहता है और उसका क्रॉनिक नज़ला, ऐसे भी हैं, बहुत सूखे हुए मरीज़ मैंने देखे हैं जो बेहद गर्म रहते हैं, उनके हाथ पांव जलते हैं, और नज़ले के दायम मरीज़, उनको ये दवाएं शफा नहीं देती। जो मिजाज में गर्मी पैदा करके फ़ायदा देने वाली दवाएं हैं, उनसे उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। उनको ऐसी दवाएं जैसे सल्फ़र है या आयोडम है, ये मुफीद रहती हैं। आयोडम आयोडीन से बनी हुई दवाई है। आयोडम की ख़ास अलामत यह है कि जिस्म में गर्मी पैदा करती है, भूख बढ़ाती है, और इसके बावजूद जिस्म पतला रहता है, और बाद लोग सूखना शुरू हो जाते हैं। अगर इस पर आप गिल्लर बढ़ा दें, एक जो यहाँ क्या कहते हैं उसको आप, हैं यहाँ जो गिल्लर को थायराइड, हाँ थायराइड बढ़ा हुआ होता है ना, जो बालों के तो काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ बन जाते हैं। वो तो प्रोटेड ग्लैंड है। नहीं प्रोटेड नहीं, थायराइड यहाँ, हाँ गिल्लर उसको कहते हैं। वो जो बढ़ जाए उसमें आयोडम बहुत मुफीद है, मगर शर्त यही है जो मैंने बताई है कि गर्मी हो और भूख हो और फिर भी जिस्म पे न चढ़े। वो लोग जो मोटापे से तंग आ जाते हैं, उनको थोड़ी सी इस किस्म की बीमारी हो जाए तो बड़े मज़े हो जाएं, क्योंकि कोई डाइटिंग की ज़रूरत नहीं, भूख ख़त्म ही नहीं होती, और जो खाए वो गर्मी बन के निकल जाता है। असल बात यह है, एनर्जी कहीं तो जाती है, उनके हाथ पांव सारे जिस्म में से सेक निकलता है। सल्फ़र और इस आयोडम में जो फ़र्क है वो ये है कि सल्फ़र में सिर्फ किनारों से सेक निकलते हैं, हाथों की हथेली, पाँव के तलवे, सर की चोटी, लेकिन बाकी जिस्म ज़रूरी नहीं गर्म हो, बल्कि अक्सर नहीं होता गर्म। ऐसे मरीज़ को सर्दी तो नहीं लगती, मगर जिस्म में से कोई सेक नहीं निकलता। लेकिन किनारे जो हैं, जिसको क्या कहते हैं, इसकी ख़ास इस्तिलाह है, नहीं हाँ एक्सट्रीमी, इसकी और डॉक्टरी को इस्तिलाह है, उनसे हाथ पांव की हथेलियों और तलवों और सर की चोटी, इनको हाथ लगाने से भी गर्मी महसूस होती है। इसीलिए बाज़ दफ़ा सल्फ़र के मरीज़ों को हाथों और पाँव पे पसीना बहुत आता है और पसीने में बदबू होती है। आयोडम जो है ये, इसमें ये अलामतें नहीं हैं। आयोडम में खुश्क सेक है जो सारे बदन से निकलता है, और बच्चा बहुत ओवर एक्टिव होता है, और फिर उसको अगर ये बीमारी हो, गिलर्ड जिसको कहते हैं, या थायराइड ग्लैंड, उसमें ये चोटी की दवा है। और इसी से मिलती जुलती इलामतें अगर नज़ले वाले को अगर नज़ला भी हो जाए या और ऐसी मुस्तकिल बीमारियां हों, तो उनमें आयोडम बहुत अच्छी दवा है, लेकिन उसके बगैर नहीं। ये इलामतें इसकी ज़रूरी हैं। थायराइड में उसके अलावा दवा एक है कैलकेरिया फ्लोर। जब ये इलामतें ना हों और जिस्म फरबा हो और बड़ा गिल्लर लटक जाए, उसमें कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी चीज़ है। आमतौर पर कैलकेरिया फ्लोर में बेसिलियम के साथ देता रहा हूँ। पहले मैं ऊंची ताकत में दिया करता था, फिर निस्बतन कम कर दी। हमारे एक मौलम थे वक्फ जदीद के, मौलवी इस्माइल साहब मरहूम, उनकी औलाद आजकल जर्मनी में है। उनको गिल्लर था, मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि वो हमेशा यूं चादर लेके फिरते थे, तो मुझे तो पता ही नहीं लगा, ना उन्होंने कभी जिक्र किया कि गिल्लर की वजह से करते हैं इस तरह। मगर गर्मी हो सर्दी हो, उन्होंने यूं करके चादर डाली होती थी। एक दफ़ा आए, उनको बवासीर की तकलीफ़ थी, और बवासीर की इलामतें कैलकेरिया फ्लोर से मिलती थी। तो मैंने उनको 1000 में कैलकेरिया फ्लोर दे दी, और उसके बाद 4-5 दिन गायब।
तो मैंने घर से पता करवाया कि क्या बात हो गई, तो पता चला कि शदीद बुखार, 105-6 तक बुखार जाता था, लेकिन वो थे हिम्मत वाले आदमी, उन्होंने दूसरा इलाज करवाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मुझे चूंकि उन्होंने दवाई दी है, कुछ रद्द अमल हुआ है और मैंने और कुछ नहीं खाना। आखिर 6-7वें दिन खुद ब खुद बुखार उतर गया और जब वो आए मेरे पास इत्तला देने के लिए तो बड़ा ख़ास आंखों में मुस्कुराहट और शरारत सी थी। तो मैंने कहा क्या हाल है मौलवी साहब, बुखार उतर गया? कहते हैं हाँ बुखार भी उतर गया और ये भी उतर गया। चादर उतारी तो सारा गिल्लड़ घुल चुका था, उसकी खाली थैली लटकी हुई थी। इतना तेजी से घुला है कि उसकी थैली लटक गई और कुछ देर के बाद, कुछ 1-2 साल के अंदर वो थैली भी फिर आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ कर गायब हो गई। तो इतना हैरत अंगेज असर करती है होम्योपैथी अगर सही इलाज हो। उनकी चूंकि बवासीर से इलामतें मिलती थी, गिलट का तो मुझे पता ही नहीं था, मगर एहतियातन फिर मैंने खुराक कम, इसकी पोटेंसी कम कर दी, क्योंकि हज़ार ताकत ने बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर दिया है कोई कि फ़ौरन ठीक करो इसको, और अल्लाह की फजल से जान थी तो बच गए। मगर एक और बात है कि गिलड़ को एहतियात से इस्तेमाल ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बाद और केसेस में भी मुझे तजर्बा हुआ है। बाज़ दफ़ा ये ट्यूबरकुलर मादे की वजह से गिलड़ होता है और वो अगर आप बेहतियाती से टॉल ऑर्डर दे दें, फौरी हुक्म दे दें कि जल्दी ठीक हो हो सकता है मरीज़ को मार ही दें, क्योंकि इसकी टॉक्सिन जो रिलीज़ होती है बहुत ही तकलीफ देह है। वो टॉक्सिन इतनी रिलीज़ होनी चाहिए, जहर उसके इतने खारिज होने चाहिए कि जिसम उनको रोज़मर्रा आहिस्ता आहिस्ता पसीने पेशाब वगैरह से निकाल सकता हो और तकलीफ़ हो, मगर इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि बर्दाश्त से बाहर निकल जाए। दूसरे इसका ख़तरा होता है दिल पर हमले का, क्योंकि गिलड़ के इलाज में मैंने देखा है जब बेसिलिनम भी साथ दी जाए, इसलिए मैं ज़रूर बेसिलिनम देता हूँ कि वो उसका मादा अगर हो सिली तो उसमें मददगार हो जाए। तो उसमें मरीज़ बात दिल घटने की शिकायत करता है और बेसिलिनम में बाज़ डॉक्टरों ने ये लिखा हुआ है कि इसको एहतियात करनी चाहिए, इसके साथ मिलाया नहीं हुआ, वैसे लिखा हुआ है कि बेसिलिनम को गलत इस्तेमाल से बाज़ दफ़ा दिल की तकलीफ़ हो जाती है, इसलिए दिल का ख्याल रख के देनी चाहिए। ये बात मुबहम है और पहले मुझे भी समझ नहीं आई थी, मैं वैसे ही बेसिलिनम से डर गया था कि दिल के लिए मुज़िर ना हो। फिर तजर्बे में मुझे ये बात समझ आई और बिल्कुल कतई है कि दिल पर कतन कोई बुरा असर नहीं इसका। अगर ऐसा जहरीला मादा अंदर मौजूद हो जिसको ये घुलाना शुरू कर दे तो फिर दिल पर असर पड़ता है। उसका इलाज ये है कि पानी ज़्यादा पिलाया जाए साथ और ताकत थोड़ी रखी जाए ताकि वो इखराज जो है वो तेज़ी से ना शुरू हो, रफ्ता रफ्ता हो। और क्रेटिगस होम्योपैथिक दवा है दिल की ताकत की, वो साथ शुरू करा दी जाए तो हिकमत के साथ बगैर किसी नुकसान के फ़ायदा पहुंच सकता है। अब ये बात तो हमने शुरू की थी उससे प्रॉब्लम शहद से, एपिस से है, एपिस मेलिफिका। एक ही पट्टी से निकल के हम कहीं से कहीं पहुंच गए हैं। अब बेहतर है कि वापस उस पट्टी पे आ जाएं। एपिस मेलिफिका वो जहर है जो शहद का अपोजिट है। जो कुछ भी वो इस्तेमाल करती है शहद अपने खाने के लिए, उसका वेस्ट है जो एपिस मेलिफिका है, जिसका मतलब ये है कि अगर उसे होम्योपैथिक में इस्तेमाल किया जाए तो वो शहद वाले असरात पैदा कर सकते हैं, शहद के मुस्बित असरात, क्योंकि जो वेस्ट है वो पॉइजनस होता है। अगर पेशाब बंद हो जाए, पसीना बंद हो जाए तो देखें आपके जिस्म में कितनी तकलीफ शुरू हो जाती है। उसको अगर आप होम्योपैथिक इस्तेमाल करें तो जो बीमारियां वो पैदा कर सकता है उन्हीं की शिफा का मुजिब बनता है। तो एपिस मेलिफिका में सिर्फ वो जो डॉक्टर कहते हैं कि तेज़ाब है फलां, उसकी वजह से इस पर एलर्जी होती है, मेरे ख्याल में वो गलत है, सिर्फ वो काफ़ी नहीं।
इसका जो शिफा का दायरा है बहुत वसी है, और मैंने इसको बहुत ही बाज़ गहरी दवाओं में भी, बीमारियों में भी मुख्तलिफ वक्तों में इस्तेमाल करके देखा है। अल्लाह के फजल से एक बहुत अच्छी कीमती दवा है। आम तौर पर इसकी एक इलामत है जो हर मरीज़ में ज़रूर नज़र आएगी कि गर्मी से ये तकलीफ़ बढ़ती है। गर्मी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। और औरत जब खाना पकाने जाती है, आग के सामने खड़ी होती है तो उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, वहशत पैदा हो जाती है, घबराती है। आमतौर पर एलोपैथी में इससे कोई पैगाम नहीं मिलता डॉक्टर को। वो कहते हैं वैसे ही तभी घबरा रही होगी, लेकिन ये इलामत है एपिस की। उसके साथ कोई भी तकलीफ़ हो, अगर मिजाज एपिस का मिलता है तो वो उसके ऊपर अच्छा असर दिखाएगी। ये ज़रूरी नहीं कि हर तकलीफ़ को ठीक कर सके, मगर मुमिद है, मुआविन बन जाती है दूसरी दवाओं की, मगर अपनी ज़ात में हर तकलीफ़ को दूर करने की सलाहियत नहीं रखती। आँखों की बीमारियों में एपिस बहुत नुमायाँ असर दिखाने वाली है। गुर्दे में एपिस बहुत अच्छा असर दिखाती है। आँखों की बीमारियों में तो इलामतें अंदर से पहचानी जाती हैं। आँखों में सुर्खी और वो कोई बागियाना शिद्दत पाई जाती है, लगता है गोश्त उबल रहा है और सोजन आ जाती है सारे। लेकिन गुर्दे की इलामतों में आँख के अंदर कोई हिद्दत नहीं होती, आँख बिल्कुल साफ सुथरी नॉर्मल रहती है, और निचला हिस्सा जो है आँख का ये फूल के नीचे लटकता है, गोया उसमें पानी भर गया है। कई ऐसे मरीज़ हैं जिनको पता ही नहीं था कि हमारा गुर्दे ख़राब हैं। उनकी इस इलामत से मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं हम तो ठीक ठाक हैं। मैंने कहा आप ये शुरू कर दें। जब शुरू किया तो फिर तकलीफ़ सामने आई, फिर बाकायदा चेकअप हुए तो पता लगा कि वो तो अगर वक्त पे इलाज ना होता तो गुर्दे जवाब दे जाते। बाद ऐसी किस्में हैं नेफ्राइटिस की जो आखिर पर जाकर ज़ाहिर होती हैं, उससे पहले रफ्ता रफ्ता झिल्लियाँ ख़राब हो रही होती हैं। तो ये इलामत फ़ौरन उसके चेहरे पर आ जाती है। इसलिए इसको अगर आप कहीं देखें तो खा और तकलीफ़ें हों या ना हों, एपिस से इलाज शुरू कर दें। जोड़ों की दर्दों में ये बहुत मुफीद है। कहाँ की मेरी एपिस, ये है। रैश जो निकलती है जिस्म पर, और ख़ास तौर पर गर्मियों में जो रैश निकलती है, उसमें मैंने देखा है बहुत मुफीद है। पित्त का इलाज बहुत मुश्किल होता है। मैं अमूमन पित्त में पल्स्टिला के साथ एपिस मिला के दिया करता था, और या बेलाडोना, और बाज़ में बेलाडोना पल्स्टिला मिलकर बहुत फ़ायदा देती थी, बाज़ दफ़ा एपिस और पल्स्टिला। लेकिन पल्स्टिला अमूमन पित्त के दानों में अच्छी दवा है। इसकी एक ख़ास इलामत वर में है जो आप पहचानते हैं। शहद की मक्खी ने किसी न किसी वक्त तो शायद काटा हो किसी को। आपको काटा हुआ है? किस तरह? शरारती होते थे बहुत? हाँ, अच्छा। वैसे हाँ हाँ, बड़ी जालिम औरत थी। आप जैसे शरीफ बच्चे को उसने हैं वो जब तक इसको गुस्सा नहीं काटती, बाहर किसी ने छेड़ा होगा। इसीलिए मैंने कहा था आप शरारती होते थे। आमतौर पर उनको शहद की मक्खी काटती है जो रोड़ा मारते हैं या हाथ उठाते हैं, वरना ये नहीं काटती, क्योंकि जो काटती है वो अपनी जान दे देती है। कोई मक्खी काटने के बाद जिंदा नहीं बचती। और वो सिपाही हैं जो खुसूसियत से इसी गरज से बनाए गए हैं, उनका शहद बनाने से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो जब भी ख़तरा देखते हैं वो हमलावर होते हैं, और जब कोई डंग मार देता है उसके बाद लाजमन उसने मरना है, फिर उसके बचने का कोई सवाल नहीं। इसलिए ये इसके लिए तभी रोक है कि जब तक जेन्युइन गुस्सा ना आए नहीं काटना। तो
अगर लोगों के यहाँ आमतौर पर फिरती हैं मक्खियाँ, बाहर निकले ना सैर पे तो मुंह पे बैठती हैं इधर, वो ज़रा घबराहट होती है, मगर उसको हिलाना मारना नहीं चाहिए, मारने से फिर इसको गुस्सा आता है। तो बहरहाल हर जगह जब भी शहद की मक्खी काटती है वर्म होती है। इसकी वर्म में ये कहते हैं निस्बतन फुलफुली वर्म, वो डबरोटी वाली वर्म होती है, ज़्यादा सख्त वर्म नहीं होती। मगर मुझे तो याद है शहद की मक्खी से सख्त वर्में भी हुआ करती थी, बाद बच्चों के पेड़ा जैसा निकलाता था, लेकिन भीड़ में बहरहाल वो ज़्यादा सख्त होता है। भीड़ में और इसमें फ़र्क है। भीड़ का जो जहर है वो फॉर्मिक एसिड है, और फॉर्मिक एसिड को यहूदियों को अजाब देने में हिटलर ने बहुत इस्तेमाल किया है, लेकिन उसमें शफा के लिहाज से वो मादा नहीं है, सिवाय इसके कि फॉर्मिक एसिड को बाज़ दफ़ा जोड़ों की दर्दों में और गाउट में मैंने मुफीद देखा है। लेकिन एपिस के बहुत वसी फ़ायदे हैं। फुलफुली वर्में जो शहद की मक्खी काटने के नतीजे में ना हों बल्कि अंदरूनी खराबियों की वजह से हों, उनका अक्सर जिगर से ताल्लुक़ होता है या गुर्दे से, उसमें ये बहुत मुफीद है। दिमागी इलामतें भी शहद की मक्खी में पाई जाती हैं। इसका खसूसियत के साथ हाइड्रोकेफलस से ताल्लुक़ है, और ऐसे मर्ज़ जिनमें दिमाग की झिल्ली में सोजिश आ जाए या सर का जो खौल है वो छोटा रहे और अंदर से दिमाग बढ़ना शुरू हो जाए, या पानी भर जाए उसकी वजह से दबाव बढ़ जाए, ऐसी सूरत में एपिस की दो इलामतें ख़ास तौर पर इसकी पहचान हैं। एक ये कि आंखें इसकी सुकड़ती हैं, और बच्चे की आंख बाज़ दफ़ा बिल्कुल जैसा तोता गुस्से में आता है तो उसका डेला तकरीबन गायब हो जाता है, यूँ सुकड़ के वो बहुत नुक्ता सा रह जाता है। ऐसे बच्चे की आंख में नुक्ता सा दिखाई देता है, और सोते में बहुत ही तेज़ और दर्दनाक चीख मारता है, जिसका मतलब यह है कि मुस्तकिलन वो दबाव उसको नहीं कुछ कह रहा, लेकिन कभी कभी किसी ख़ास हिस्से पर दबाव पड़ता है तो वो दर्द में तब्दील होता है। और ऐसा बच्चा जो चीख मारता है, आप उसको अगर एपिस देंगे तो एपिस से ठीक नहीं होगा, क्योंकि एपिस वक्ती बीमारियों की ज़्यादा दवा है, और बाज़ हिस्सों में ख़ुसूसन दिमागी हिस्सों में लॉन्ग टर्म दवा नहीं है। फौरी दवा देने से कुछ फ़ायदा पहुंच जाता है, लॉन्ग टर्म आपको कुछ और तलाश करनी चाहिए।